जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज है 9th ऑफ नवंबर 2024 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच शुरू हो चुका है यूपीपीसीएस के लिए, बीपीएससी के लिए और आरएएस के लिए। आप में से जो भी स्टूडेंट्स जो है वो बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, फटाक से इस नंबर पर कांटेक्ट करके अपनी सीट्स बुक कर लीजिए, या फिर नए बैच की इंफॉर्मेशन भी यहीं पर मिल जाएगी। यहां पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है ज्ञान सर के स्पेशल पेड बैच में। और ओनली करंट अफेयर्स के नाम से और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से हमारे टेलीग्राम के चैनल है, जिनको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो करिएगा, क्योंकि यहां पर हम गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट्स आपको प्रोवाइड कराते हैं। आज कौन से टॉपिक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे? उत्तर प्रदेश के मदरसा एक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट, इंडिया का वर्क प्लेस कल्चर किस प्रकार का है, उसमें किस प्रकार के सुधार लाने हैं, तो उस पर बात की जा रही है। इंडिया का क्या रोल हम लोग को ARIN AP में देखने को मिल रहा है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। डायमंड डस्ट जियो इंजीनियरिंग क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। और सल्फर डाइऑक्साइड कंट्रोल किस प्रकार से करना है थर्मल प्लांट्स में, इसके बारे में एक आर्टिकल है जो हम बात करने वाले हैं। पेन और पेपर लेकर बैठिए, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी मैं आपको बताते चलूंगा, वो आपको नोट डाउन करना है। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए हम पहले टॉपिक से जो है वो डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखो, कानून से रिलेटेड टॉपिक है, तो जीएस पेपर 2 का ये टॉपिक है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली सही ठहराया है उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन बोर्ड एक्ट 2004 को। इसको हरी झंडी दे दी कि ये बिल्कुल सही है कॉन्स्टिट्यूशनली। ये डिसीजन जो है वो मार्च 2024 के जजमेंट को जो है वो ओवरटर्न करता है। मार्च 2024 में एक जजमेंट लाया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा, जिसमें डिक्लेयर किया गया था ये कानून जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि इसमें सेक्युलरिज्म का मुद्दा है। धर्मनिरपेक्षता के संबंध में इसमें काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो इसलिए ये असंवैधानिक है। तो ऐसा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा मार्च 2024 में। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो ये कहा कि नहीं भाई, कुछ प्रोविजंस इसके अंदर ऐसे हैं जो कि फैजल और कामिल डिग्रीज से रिलेटेड है, जो कि कॉन्फ्लिक्ट करते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट के साथ, जो कि लिमिट कर रहे हैं इस एक्ट के क्षेत्र अधिकार को हायर एजुकेशन के अंदर, राइट। तो बट इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहना सही नहीं है, ये बिल्कुल संवैधानिक रूप से बिल्कुल ठीक है। तो अभी तक की न्यूज में आपने क्या चीज समझी कि पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मार्च 2024 में जो है वो ये डिक्लेयर किया था कि ये जो उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन बोर्ड एक्ट 2004 जो है वो असंवैधानिक है। बट अभी रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, हरी झंडी दिखा दी कि नहीं, ये असंवैधानिक नहीं है, बिल्कुल संवैधानिक है। बट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज कही है कि इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि फैजल और कामिल डिग्री, जो कि यूजीसी के प्रोविजन में या स्टैंडर्ड्स में नहीं आती है। क्लियर? यहां तक बातें समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बैकग्राउंड आपने समझ ही लिया ऑलरेडी, बट फिर से एक बार बैकग्राउंड डिटेल में समझ लो। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है उसने ये कहा कि मदरसा एक्ट जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये चीज तो आप समझ चुके हो। इन्होंने बोला कि मदरसा एक्ट जो है वो सेक्युलर प्रिंसिपल जो है उसका उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि ये इस्लामिक एजुकेशन को प्रायोरिटी दे रहा है, राइट। मतलब ये क्या कर रहा है कि जितने भी मतलब आज की डेट में बच्चों को न्यू टेक्नोलॉजी, मॉडर्न एजुकेशन सीखना चाहिए, उसकी जगह इस्लामिक एजुकेशन को ये प्रायोरिटी दे रहा है, ऐसा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा। ये कहा कि स्टेट जो है उसको इंटीग्रेट करना चाहिए मदरसा स्टूडेंट्स को मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम में, राइट। तो कंसर्न यही है कि ये कानून जो है वो राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A के तहत जो हम लोग को देखने को मिलता है, तो उसके साथ जो है वो अलाइन नहीं हो रहा है, क्योंकि राइट टू एजुकेशन के तहत सभी बच्चों को जो है वो एजुकेशन का एक्सेस जो है वो मिलना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, यस। बट यहां पर मदरसास के अंदर सिर्फ लिमिटेड इस्लामिक या मुस्लिम स्टूडेंट्स को रहेगी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सेक्युलर प्रिंसिपल का उल्लंघन कर रहा है। कम ऑन, यस और नो? तो ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा इस प्रकार से अपनी टिप्पणी दी। बट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट की जांच करी, राइट, एक पिटीशन के आधार पर जो कि मदरसा एसोसिएशन की तरफ से आती है। आर्ग्यू किया गया कि ये कानून जो है वो रेगुलेट करता है एजुकेशन को मुस्लिम बच्चों के लिए, और ना ही सिर्फ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देता है, राइट। क्योंकि देखो, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये बोला कि ये सिर्फ इस्लामिक प्रिंसिपल के ऊपर आधारित है। फिर एक याचिका लगती है
क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। फिर याचिका गई सुप्रीम कोर्ट के पास, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब इसकी जांच करी और याचिका में ये चीज मेंशन थी कि भैया ये जो मदरसा एजुकेशन सिस्टम है ये हम सिर्फ रिलीजन के बारे में नहीं इंस्ट्रक्शन देते हैं, बल्कि बच्चों को और भी दूसरी चीजों से अवेयर कराते, अवगत कराते हैं, उनको पढ़ाते हैं। तो रिव्यू के अंदर माइनॉरिटी के अधिकार जो कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को मैनेज कर सकते हैं, उसको बैलेंस किया गया स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, ये इंश्योर करते हुए कि क्वालिटी एजुकेशन स्टैंडर्ड्स है वो मेंटेन रहना चाहिए। तो भाई कोर्ट ने यही चीज बोली कि भाई माइनॉरिटीज को जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अधिकार दे रखे हैं कि वो खुद के अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ओपन कर सकते हैं, तो उस चीज को तो, उस संवैधानिक चीज को तो बरकरार रखना ही है। यस। और दूसरा कि स्टेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एजुकेशन सिस्टम स्टैंडर्डाइज हो, क्वालिटी अच्छी हो, उस पर फोकस करना है। तो इन दोनों चीज को बैलेंस करते हुए चलना है। तो हम डिनाई नहीं कर सकते, हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित नहीं कर सकते इस मदरसा कानून को। राइट। अब सुनिए, अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें मेंशन्ड है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही चीज कही कि मदरसाज एक्ट जो है वो स्टेट का जो रोल है एजुकेशनल स्टैंडर्ड को रेगुलेट करने का, उसके साथ अलाइन कर रहा है, जिसमें स्टूडेंट जो है वो ऑब्वियस सी बात है कि वो एक्टिवली सोसाइटी में पार्टिसिपेट करे, ये बहुत जरूरी है। ये इस रोल को रिकॉग्नाइज किया गया है एंट्री 25 लिस्ट 3 कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसमें स्टेट लेजिस्लेटिव को जो है वो, यानी कि राज्य को जो है वो ये पावर दी गई है कि वो एजुकेशन को जो है वो रेगुलेट कर सकते हैं, और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट भी एजुकेशन को रेगुलेट कर सकती है। अब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की अगर हम बात करें, मुझे कमेंट बॉक्स पे कोई लिख के बता सकता है कि बेसिक स्ट्रक्चर का जो सिद्धांत है वो किस कानून के तहत जो है वो आया था। ये आपके लिए क्वेश्चन है, नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताओ। सॉरी, किस जजमेंट के तहत आया था, कौन सा जजमेंट था जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, वो आपको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए विद ईयर। तो अब देखिए, कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि ऑर्डिनरी लॉस जो होते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो किए जा सकते हैं, बट बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन जो है वो ये कहता है कि जो भी चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर के दायरे में रखी हुई है, उसको किसी भी तरीके से अमेंड नहीं किया जा सकता। राइट। अब कोर्ट ने यही चीज बोली कि रिलीजियस एजुकेशन के बीच में डिस्टिंक्शन हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि कुछ कंपैरिजन है। राइट। जैसे कि एक रिलीजियस एजुकेशन होता है और एक नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम हम लोग को देखने को मिलता है। रिलीजियस एजुकेशन जो कि प्रमोट करता है कम्युनल हार्मनी को। राइट। किस चीज को प्रमोट कर रहा है ये? सांप्रदायिक सद्भाव को, और रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करा रहा है, यानी कि धार्मिक शिक्षा जो है वो दे रहा है, जिसमें पूजा करना मैंडेट होता है, अनिवार्य होता है, और ये चीज स्टेट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन में लिमिटेड होती है आर्टिकल 28 के तहत। तो एक होता है रिलीजियस एजुकेशन और एक होता है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। रिलीजियस इंस्ट्रक्शन मतलब कि आप धर्म के आधार पर लोगों को, मतलब धार्मिक प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करा रहे हो। बट रिलीजियस एजुकेशन मतलब कि कैसे सब लोग एक साथ मिलकर रहें, उसकी ये बात कर रहा है ना। तो इनने बोला कि रिलीजियस एजुकेशन प्रमोट करता है कम्युनल हार्मनी, क्या? सांप्रदायिक सद्भाव। और रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो कि लिमिटेड होता है, कि सिर्फ वो वर्शिप, पूजा की बात करता है, मंदिरों में जैसे पूजा होती है ना। बट रिलीजियस एजुकेशन में सिर्फ पूजा नहीं होती है। रिलीजियस एजुकेशन के अंदर हमें देखने को मिलता है कि सिखाया जाता है कि सबके साथ एक समान रहो, किसी को नीचा मत दिखाओ, सबके साथ चीजें बांटो, शेयर करो। राइट। अब आप गरीब को जब भोजन बांटते हो तो उसका धर्म देख के तो बांटते नहीं हो ना। कम ऑन, से यस और नो, कि कोई नीडी है तो उसकी हेल्प करो। तो ये क्या है? ये रिलीजियस एजुकेशन। तो ये इसी चीज पर फोकस किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। अब ये कानून जो है वो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है कि मदरसास को किस प्रकार से रेगुलेट करें और कैसे क्वालिटी एजुकेशन जो है वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के साथ साथ चलाएं। मदरसास जो है उसके अंदर सेक्युलर करिकुलम को शामिल करने की बात की गई है, अपनी रिलीजियस टीचिंग्स को मेंटेन करते हुए। राइट। और स्टेट का मैंडेट यही है कि एक बैलेंस एजुकेशन प्रोवाइड कराना, यानी कि आप किसी भी स्टूडेंट को डिनाई मत करो।
अब जैसे बोलते हैं ना कि हम लोग राइट टू इक्वलिटी, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और ये डिसीजन जो है वो आर्टिकल 30 के साथ भी अलाइन करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। इसमें माइनॉरिटीज के राइट जो है कि वो अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश कर सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं, इसलिए मदरसा जो है वो ओपन हुआ है। फिर इस रूलिंग का इम्प्लीकेशन जो है वो क्या होगा, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है वो सपोर्ट यही कर रहा है कि मदरसाज एजुकेशन को स्टेट के एजुकेशनल फ्रेमवर्क के साथ इंटीग्रेट करो और इंश्योर किया जाए कि मदरसाज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको प्रॉपर स्टैंडर्डाइज एजुकेशन जो है वो मिले। कोर्ट ने जो है वो स्टेट की ड्यूटी जो है क्वालिटी एजुकेशन ऑफर करने की सभी बच्चों को, उसको अंडर स्कोर किया है, राइट, मतलब उसको रेखांकित किया है और ये कहा है कि भाई ये स्टेट की ड्यूटी है कि सभी बच्चों को प्रॉपर क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए। और आर्टिकल 21A को जो है वो फिर से रेखांकित किया है, नहीं कि फिर से दोबारा से हाईलाइट किया है। स्टेट की अथॉरिटी एजुकेशन स्टैंडर्ड को लेकर क्या है, तो इस रूलिंग ने ये भी क्लियर कर दिया कि स्टेट जो है वो स्टैंडर्ड सेट करे सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए और इंश्योर करे कि मदरसा जो है वो एजुकेशन की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना करें। सेक्युलर एजुकेशन रिक्वायरमेंट जो होती है उसको एड्रेस करते हुए ये डिसीजन जो है इसने प्रमोट किया है कि एजुकेशन सभी के लिए है, राइट, और सभी की रिलीजियस डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करते हुए। फिर इसके अलावा माइनॉरिटी के अधिकार को भी प्रोटेक्ट किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट ने, राइट, और ये कहा कि मदरसा जो है वो फंक्शन कर सकते हैं स्टेट के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंडर, राइट, और ये इंश्योर किया जाए कि सेक्युलरिज्म का जो मेन प्रिंसिपल है उसको हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी जो है वो रीइंफोर्स कर दी गई एजुकेशनल स्टैंडर्ड को रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में प्रमोट करते हुए। तो इस पूरे आर्टिकल में आपने जो है वो क्या चीज सीखी, आपने पहली चीज ये सीखी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो ये पहले तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया किसको, मदरसा एजुकेशन बोर्ड एक्ट 2004 को उत्तर प्रदेश के। फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास केस गया तो कोर्ट ने बोला कि नहीं ये बिल्कुल सही है। तो आपको इसमें क्या क्या चीजें जो है वो ध्यान में रखनी है। पहली चीज तो आपको आर्टिकल 21A ध्यान में रखना है जो राइट टू एजुकेशन की जो है वो बात करता है। दूसरी चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि एजुकेशन जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है, राइट, एंट्री 25 लिस्ट 3 जो होती है जिसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर एजुकेशन पर कानून बना सकते हैं। और तीसरी चीज आपको बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल जो है वो मतलब उसमें अमेंडमेंट जो है वो नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज आपको एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई कि भाई रिलीजियस एजुकेशन और रिलीजियस इंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस है। और फिर आपको आर्टिकल 30 जो है वो ध्यान में रखना है जिसके तहत कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है कि माइनॉरिटीज अपने खुद के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को स्टैब्लिश कर सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिली कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो मदरसास को जो है वो ग्रीन सिग्नल जो है वो दे दिया कि वो ऑपरेट जो है वो कर सकते हैं और वो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में है। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था और इससे रिलेटेड प्रीलिम्स में आपके काफी सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक है जीएस पेपर 2 से रिलेटेड टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है। रिसेंटली जो है वो डेथ हुई है एना सेबेस्टियन की, एक यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट थी हैं और इनकी डेथ में ये हाईलाइट हो गया है कि किस प्रकार से इंडिया के अंदर आज की डेट में एक टॉक्सिक वर्कप्लेस कल्चर चल रहा है। आजकल देखो जॉब्स वगैरह में बहुत प्रेशर हो रहा है यार, बहुत ज्यादा प्रेशर है। एक तो जॉब इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ती जा रही है, हो रही है काफी सारी चीजें। अब यार देखो इसमें मैं कई बार मैं पता है एम्प्लॉयर्स को जो है वो दोष नहीं दूंगा, क्योंकि इनकम अगर एम्प्लॉयर के पास नहीं होगी तो वो कैसे अपने बिजनेस को सस्टेन करेगा, उसको तो आउटपुट चाहिए ही ना यार, ऑब्वियस ही बात है। मेरे भी अभी कुछ समय पहले जो है वो डिस्कशन हुआ था सर के साथ, तो जब इनकम नहीं होगी तो ऑब्वियस ही बात है कि निराशा तो होती है। जैसे अभी अपने इसी यूट्यूब चैनल की जो है वो बात कर लो आप, यहाँ पर इतनी अच्छी मतलब प्रिपरेशन करवाने के बावजूद जो है वो व्यूज जो है वो नहीं आ पा रहे हैं। पता नहीं यूट्यूब का एल्गोरिथम जो है वो क्या चल रहा है, एंटरटेनमेंट की चीज डालो तो व्यूज ही व्यूज आते हैं और कुछ एजुकेशन की चीज जो है वो डालो, सही चीज डालो पढ़ाने के पर्सपेक्टिव से, तो व्यूज जो है वो नहीं आते हैं। तो आई डोंट नो व्हाई दिस इज हैपनिंग, और कुछ तो गड़बड़ी है चैनल में, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों। क्योंकि जब मैं इस चैनल पे था स्टार्टिंग में 2018-19 के समय पे, तब उस समय हमारे मतलब हर एक वीडियो पे जो है वो ऑलमोस्ट 8 से 10 हजार व्यूज तो मिनिमम आते ही आते थे मेरे खुद के वीडियो पे। और अब जब व्यूज नहीं आ रहे तो ऑब्वियसली बात है गुस्सा तो आएगा ही आएगा। आप में से एक स्टूडेंट ने लिखा भी था, वेरी मच थैंकफुल टू हर, मेरे ख्याल से श्वेता, तो उन्होंने ये चीज जो है वो मेंशन करी थी कि व्यूज पता नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं।
राइट? इतना सही पूरी प्रिपरेशन करवाने के बावजूद भी। तो हम भी होप ही कर रहे हैं यार, व्यूज क्यों नहीं आ रहा, आई डोंट नो। बट आप लोग प्लीज लाइक वगैरह जरूर किया करें यार, अगर आप सपोर्ट करते हैं, रेगुलरली देखते हैं, तो थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया करो, लाइक किया करो, शेयर जरूर कर दिया करो। शेयर ना भी करो, शेयर बटन पे क्लिक कर दो, कमेंट्स करो, कमेंट्स तो आप आंसर किया करो मेनली, वो ज्यादा जरूरी है आपके ग्रोथ के लिए। तो होता क्या है कि जब एम्प्लॉयर जो है उसके पास इनसिक्योरिटी रहती है काफी ज्यादा, उसकी जॉब मतलब उसके पास इनकम नहीं आ रही, तो ऑब्वियस सी बात है वो एम्प्लॉय के ऊपर प्रेशर तो क्रिएट करेगा ही ना, कि भाई आउटपुट जो है वो चाहिए, आउटपुट जो है वो चाहिए, आउटपुट क्यों नहीं आ रहा है। यस। सो बट ये कुछ ही केसेस, फेयर केसेस में होता है, बट आज की डेट में अनफेयर केसेस भी बहुत ज्यादा चल रहा है। आउटपुट आने के बावजूद भी हरासमेंट, टॉर्चर, ये सब चीजें, एक्स्ट्रा अननेसेसरी प्रेशर, ईगो क्लैशेस, जैसे बोलते हैं ना कि कॉर्पोरेट के अंदर हम लोग को जो है बहुत ज्यादा ईगो देखने को मिलता है। यस, तो वो सब चीजें, तो उससे पूरा माहौल जो है वो ऑफिस का खराब हो जाता है, और उसी को लेकर ये आर्टिकल है। मोस्ट ओवरवर्क नेशन के तौर पर इंडिया की रैंक जो है, जिसमें एवरेज वर्क वीक जो है वो 46.7 आवर्स हम लोग को देखने को मिल रहा है, एंड ओवर 51% वर्क फोर्स जो है वो 49 आवर्स वीक से ज्यादा काम कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने अभी तक रिलीज नहीं करी है अपनी रिपोर्ट, डिस्पाइट 10 दिन के अंदर जो है वो कमिटमेंट किया था कि हम रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत करेंगे। एनीवेज, बाकी मुद्दा तो आप क्या है वो आपको समझ में आ ही चुका है। तो टॉक्सिक एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें, तो जो भी कंपनीज वगैरह जो होती हैं वो एम्प्लॉयज को जो है वो और ज्यादा घंटों तक काम करने के लिए फोर्स करती हैं, और फोकस उनका होता है कॉस्ट कटिंग के ऊपर और प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर। प्रैक्टिस जैसे कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेच, वेरिएबल पे, इसका उपयोग जो है वो किया जाता है जस्टिफाई करने के लिए ओवर वर्किंग एम्प्लॉयज को, राइट? और उसके कारण वो बर्नआउट हो जाता है। अब जैसे एक एम्प्लॉय जिसको हायर किया गया एक काम के लिए, बट एक्चुअल में थोड़े समय बाद जो है वो उसके ऊपर वर्कलोड डाल दिया जाता है, और उसके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन जो है वो डाल दिया जाता है, तो क्या होता है, टॉर्चर सा जो है वो फील होने लगता है। यस। बट हाँ, अब मुझे ये चीज जो है वो माननी चाहिए, जैसे कि मैं इस चीज को पर्सनल लेवल पर अगर आपको समझाऊं, तो जैसे कि अगर वर्कलोड अगर किसी इंप्लॉय के ऊपर पड़ भी रहा है ना, तो उस इंप्लॉय को भी समझना चाहिए कि यार वर्कलोड पड़ रहा है बिकॉज देयर इज सम प्रॉब्लम इन द कंपनी, एटलीस्ट आपको निकाला तो नहीं आ रहा। दैट इज अ फेयर प्रैक्टिस, है ना? और देखो, दूसरी चीज अनफेयर प्रैक्टिस तो होगी कि भाई बॉस जो है वो एंजॉय कर रहा है और एम्प्लॉय की बैंड बाजी पड़ी हुई है, बट फिर भी एम्प्लॉय जो है वो काम कर रहा है लगातार। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई उस एम्प्लॉय को छोड़ देना चाहिए पहली फुर्सत में। वो एम्प्लॉय अगर छोड़ नहीं रहा है, वो गधा मजदूरी कर रहा है, तो वो एम्प्लॉय बेवकूफ है। एम आई राइट और रॉन्ग? उसको जॉब स्विच करनी चाहिए ना, उसको उसको लग रहा है कि यार मजा नहीं आ रहा, तो ठीक है, 1-2 महीने तक जो है वो काम करे और साइड बाय साइड जो है वो अपनी दूसरी व्यवस्था करे। अगर उसको मजा नहीं आ रहा है तो वो साइड बाय साइड व्यवस्था करे ना। ये सुसाइड करना, ये कोई ऑप्शन है? या परेशान होना, डिप्रेस होना, स्ट्रेस होना ऑप्शन है? भाई यू कैन मेक योर ओन सोल्यूशन योरसेल्फ। भाई तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम दे रहा है, ये सीखो ना, आप लोग भी सीखो कि आपका अगर कोई टॉक्सिक दोस्त है जिसके साथ रहकर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो वाई यू आर अटेंडिंग हिज और हर कॉल? मत अटेंड करो ना, भाड़ में जान दो। इंडिपेंडेंट बनो। ये मत सोचो कि कौन क्या सोचेगा, कौन क्या नहीं सोचेगा। तुम्हें बुरा लग रहा है, गेट आउट फ्रॉम दैट प्लेस। तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, गेट आउट फ्रॉम दैट प्लेस। डोंट केयर अबाउट द वर्ल्ड, कौन क्या सोचेगा, कौन क्या नहीं सोचेगा। तुम्हें दिक्कत है किसी से, तो स्ट्रेट फॉरवर्डली तुम्हें बोलना नहीं है, दैट इज गुड। चलो ठीक है, तुम बिना बोले कोल्ड वॉर की तरह से तुम छोड़ के चले जाओ, बट चले जाओ अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो। दैट इज अ पॉइंट। एप्रिसिएशन नहीं मिलता, रिस्पेक्ट नहीं मिलती, फेयर ट्रीटमेंट नहीं मिलता, फिर इसके कारण डिससेटिस्फेक्शन होता है वर्कर्स में। नहीं यार देखो, ये चीज तो मैं क्लियरली कहूंगा, अगर कोई इंप्लॉय आपके पास जो है वो काम कर रहा है, तो इट इज योर ड्यूटी कि आप जो है उसको थोड़ा सा मोटिवेटेड रखो, राइट? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि यार जो भी काम करता है मन लगा के जो है वो काम करता है। काफी सारे लोग नहीं होते बट ऐसे वो काम चलाऊ टाइप के जो है वो काम करते हैं। एनीवेज, एब्सेंस ऑफ लीगल रिसोर्स रिकोर्स, एम्प्लॉइज जो है वो अब्यूसिव और अनप्रोफेशनल ट्रीटमेंट फेस करते हैं।
और उनके पास कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं होता, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में अवेलेबल है ना, हमारे पास भी अवेलेबल है, बट पीपल डोंट यूज दैट। और पहली बात तो किसी गाली क्यों सुनना, किसी की बदतमीजी क्यों सुनना, और दूसरी बात, ठीक है, अगर तुम्हें पसंद नहीं आ रहा, स्विच योर जॉब ना, क्यों गधा मजदूरी कर रहे हो, क्यों स्लेव बने हुए हो? अगर तुम्हारे पास पावर है, तुम्हारे पास हुनर है, तुम अपने हुनर को जानते हो और रिस्पेक्टेबल तरीके से जीना चाहते हो, तो स्विच फ्रॉम देयर। यूके के अंदर फॉर एग्जांपल इवन सीनियर ऑफिशियल फेसेस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर बुलिंग बिहेवियर। यस, ये लेवल जो है अकाउंटेबिलिटी का इंडिया के अंदर नहीं है। वर्कर जो है वो एम्प्लॉयर को सू नहीं कर सकते मेंटल डिस्ट्रेस के लिए। वर्कर्स एम्प्लॉयर को जो है वो कोर्ट में नहीं घसीट सकता कि इसने जो है मुझसे मानसिक प्रताड़ना करी है मेरे साथ, राइट। फिर इसके अलावा काफी सारी कंपनीज जो है वो बायस्ड होती है इवैल्यूएशन सिस्टम क्या के उस पे, और वो अनफेयर होता है एम्प्लॉयज के लिए। होता है ना कि परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सिस्टम, किसी को जिसको पसंद कर रहे हैं उसको ज्यादा स्कोर जो है वो मिल रहा है, ज्यादा इंसेंटिव मिल रहा है, जिसको पसंद नहीं कर रहा है उसका कम स्कोर है, कम इंसेंटिव है। पे स्ट्रक्चर जो है फेवर करता है टॉप मैनेजमेंट को, ये इनइक्वालिटी फील जो है वो करवाता है जूनियर एम्प्लॉयज के बीच में। कंसेप्ट जो है वीडिंग आउट डेड वुड, ये डिस्प्ले करता है डिसरिगार्ड एम्प्लॉयज के लिए। तो ये चीजें हैं, तो ऐसी चीजें जो है वो होनी नहीं चाहिए, बट ऑब्वियसली बात है कि द मेन थिंग इज दैट कि एम्प्लॉयर जो है उसके साइड से भी अगर देखो, अगर उसको इनकम नहीं हो रही है तो वो तो ऑब्वियसली बात है कि वीड आउट तो करेगा ही ना, छटनी जिसको आप लोग बोलते हैं। और इवन आई एम ऑल्सो टेलिंग यू कि मेरे पास, मैंने आपको बताया भी था कि मेरे पास वार्निंग जो है वो आ चुकी है कि इसमें अगर इस चैनल में व्यूज नहीं आएंगे, आई डोंट नो, मैं तो अपनी तरफ से भाई बेस्ट जो है वो करवा रहा हूँ, आपको पता ही है, जो लोग पढ़ना चाहते हो दे नो इट वेरी वेल। तो अगर व्यूज नहीं आएंगे तो इसको जो है वो पब्लिकली जो है वो नहीं किया जाएगा, इसको सिर्फ पेड ग्रुप वाले स्टूडेंट्स के लिए जो है वो कर दिया जाएगा, क्योंकि अब यहाँ से बेनिफिट नहीं मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर क्यों कंपनी जो है वो चलाएगी। तो कंपनी ने जो है वो साफ साफ ये चीज जो है वो कही है मुझसे अभी रिसेंटली, तो कंपनी के मैनेजमेंट के द्वारा। और मैंने हालांकि ज्ञान सर को रिपोर्ट किया था इस बारे में, तो ज्ञान सर ने बोला था कि नहीं टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं है। ज्ञान सर इज द ओनर ऑफ दिस चैनल, आई थिंक यू नो, बट वो ऑब्वियस बात है कि मैनेजमेंट अपने हिसाब से जो है वो काम करती है ना, तो इट इज लाइक दैट। तो उनका कहना यही है कि अगर नहीं होता है तो फिर इसको जो है वो पेड ग्रुप वालों के लिए जो है वो कर दिया जाएगा। तो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप प्लीज थोड़ा शेयर करो, जिससे कि ये चैनल अपना कंटिन्यू जो है वो रहे। एनीवे, आगे की जो है वो चर्चा करें। कॉन्ट्रास्ट विद पब्लिक सेक्टर वर्क कल्चर, तो पब्लिक सेक्टर इंडिया के अंदर जनरली ऑफर करता है बेटर जॉब सिक्योरिटी, और इसलिए तो लोग सोचते हैं कि यार गवर्नमेंट सेक्टर में अपन जॉब कर लेते हैं यार, एटलीस्ट वहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो रहेगी। और ये यूनियनाइजेशन, इसको कोई अनआयोनाइजेशन नहीं बोलेगा, यूनियनाइजेशन, राइट। यूनियनाइजेशन जो है वो प्रोवाइड करता है चेक ऑन मैनेजमेंट प्रैक्टिस। यूनियनाइजेशन तो आई थिंक आपको पता ही है कि यूनियंस बनते हैं, राइट, कंपनी के अंदर यूनियन। तो ये एटलीस्ट यूनियन जो होता है वो स्ट्राइक वगैरह क्रिएट कर देता है कि अच्छा हमारे साथ गलत करोगे तो हम स्ट्राइक कर देंगे। और जॉब सिक्योरिटी जो है वो स्ट्रॉन्गर होती है, टॉक्सिक कल्चर का जो प्रिविलेज जो है वो रिड्यूस हो जाता है। बट पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज जो होते हैं वो लंबे समय तक काम करते हैं, कंप्लेंट जो होती है वर्क प्लेस टॉक्सिसिटी की वो काफी कम रहती है पब्लिक सेक्टर में। अब पूरे दुनिया भर के वर्क कल्चर की बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स वर्क कल्चर जो है वो हाईली डिमांडिंग हम लोग को देखने को मिलता है। लॉन्ग आवर्स टिपिकल होते हैं, बट रिमोट वर्क और फ्लेक्सिबल आवर्स जो है वो उसका प्रोविजन होता है कि आप घर से काम कर लो और एक्स्ट्रा काम का एक्स्ट्रा पे भी मिलता है। वहां पर स्ट्रॉन्ग लीगल प्रोटेक्शन है जो अलाउ करता है एम्प्लॉयज को कि वो अगर उनको वर्क प्लेस पे अन्याय हो रहा है उनके साथ तो उसके लिए उनको कंपनसेशन मिलेगा। इनकम इनइक्वालिटी एक चिंता वाली बात है, क्योंकि हाई फोकस परफॉर्मेंस बेस्ड बोनसेस के ऊपर होता है और स्टॉक ऑप्शंस के ऊपर होता है। यूरोप के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर वर्क लाइफ बैलेंस पर मेन फोकस किया जाता है। स्ट्रिक्ट लेबर लॉस को जो है वो मेंटेन किया जाता है, जैसे कि फ्रांस के अंदर 35 आवर्स वर्क वीक का है। मेरा छोटा भाई लंदन में है, तो बहुत स्ट्रिक्ट प्रैक्टिस है वहां पे, यानी कि आपका अगर आपको घंटे के हिसाब से पे आउट जो है वो मिलेगा, और आपको उतना ही काम करना है जितना मेंशन्ड है कॉन्ट्रैक्ट में, उससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक्स्ट्रा करोगे तो आपको जो है वो अपने मैनेजमेंट को जो है वो इन्फॉर्म करना पड़ेगा,
और इन्फॉर्म किया आपने तो उसका आपको एक्स्ट्रा पे आउट भी मिलेगा। तो कंपनी जो है वहां पर बेटर एम्प्लॉय प्रोटेक्शन ऑफर करती है, इक्विटेबल कंपनसेशन होता है, यूनियन सपोर्ट बहुत अच्छा रहता है। हालांकि ब्रिटेन जो है वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, राइट, तो इसलिए उसके लॉस थोड़े से डिफरेंट होते हैं, बट इक्वली है मोर और लेस। अब देखिए इंडिया का ओवरवर्क पैराडॉक्स जो है वो कैसा है, तो आईएलओ हमें बताता है कि जो भी कंट्री जो है जिनका शॉर्टर वर्क वीक्स होता है, जैसे कि नॉर्वे हुआ, नीदरलैंड्स हुआ, उनका हायर पर कैपिटा जीडीपी होता है। इंडिया के अंदर लॉन्ग वर्किंग आवर्स है और लो पर कैपिटा इनकम है, तो ओवरवर्क जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव नहीं कर पाता। और ऑब्वियस भाई आपको पता है, अगर एक व्यक्ति जो है वो अगर ओवरवर्क उसके ऊपर रहेगा बहुत ज्यादा, कैसे काम कर पाएगा यार वो? उसके लिए काम करना डिफिकल्ट रहेगा, टेंशन में रहेगा वो, ढंग से आउटपुट नहीं दे पाएगा जो आउटपुट उसको चाहिए, है ना? तो ये चीज है। एनीवेज, नेक्स्ट आगे की जो है वो चर्चा करते हैं। इंडिया के अंदर रेगुलेटरी और लीगल फ्रेमवर्क जो है वो किस प्रकार से हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो लेबर लॉस के बारे में बात करें तो ये कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है, जिसके तहत सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही लेबर के मैटर्स पर अपना कानून बना सकती हैं। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का प्रिंसिपल लागू करो, जो आर्टिकल 14, 16 और 39 सी के तहत आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इसके अंदर फैक्ट्रीज एक्ट है, जिसके अंदर 9 आवर्स पर डे और 48 आवर्स पर वीक की लिमिट जो है वो सेट की हुई है। और उसमें बीच बीच में इंटरवल ब्रेक्स भी देना है, और ओवर टाइम अगर कोई कर रहा है तो उसको पे भी करना है। नए लेबर कोड्स का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि सिंप्लीफाई करना एग्जिस्टिंग लॉस को, जिसके अंदर वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कवर्ड है। ये कोड जो है वो क्लियर स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड कराते हैं वर्किंग कंडीशंस के लिए, बट अभी भी इनको लागू जो है वो नहीं किया गया है। अब वर्क कल्चर को कैसे हम लोग इंप्रूव करें, तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स शुड होल्ड कॉर्पोरेट बोर्ड अकाउंटेबल फॉर वर्कप्लेस स्टैंडर्ड्स एंड एम्प्लॉय वेलबींग। मतलब कि एम्प्लॉय की सेहत के लिए और जो वर्कप्लेस का स्टैंडर्ड्स जो है उसके लिए एक प्रॉपर नियम जो है वो होने चाहिए, रूल्स रेगुलेशंस, गाइडलाइंस जो है वो एस्टैब्लिश की जाए फेयर ट्रीटमेंट के लिए और फेयर इवैल्यूएशन के लिए, जो कि रिड्यूस करेगी अब्यूजिव मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को। यस। नेक्स्ट, कंपनीज जो है वो एक ऐसा कल्चर जो है वो क्रिएट करें जो कि फेयरनेस और रिस्पेक्ट की वैल्यू जो है वो रखे, कि भाई एम्प्लॉय को जो है वो फेयर ट्रीटमेंट किया जाए, उसकी रिस्पेक्ट करो, एम्प्लॉयज को जो है वो एप्रोप्रिएट रिवॉर्ड्स दो, रिकॉग्नाइजेशन दो, राइट। फिर इनिशिएटिव फोकस करे जेन्युइन वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर, ट्रांसपेरेंट एम्प्लॉय एंगेजमेंट के ऊपर, राइट, जिससे कि हेल्थियर वर्क प्लेस में वो कंट्रीब्यूट कर सके। मतलब होता यही है, पता है कि जनरली वर्क प्लेस के अंदर आप देखते होंगे जब आप कहीं पे काम करते हो, जैसे इवन इन सिविल सर्विसेज ऑल्सो, जब आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जब जुड़ोगे तो आप स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से बिल्कुल मन लगा के बिल्कुल जोश से काम करोगे। और अगर आपको कोई, जैसे आप एसडीएम की पोस्ट पे पहले ट्रेनिंग में गए, या फिर किसी पोस्ट में आप ट्रेनिंग, अंडर ट्रेनिंग में हो, है ना, तो उस दौरान आपके ऊपर तो सीनियर बैठा होगा और हमेशा रहेगा। तो वो आपको अगर आपकी फुल कैपेसिटी से काम करने आते तो आपका काम करने में मन लगेगा? नहीं लगेगा। फिर आपको लगेगा कि हटाओ वाला यार, जैसे जैसे काम निपटाओ और खत्म करो। बट आई एम लिटरली टेलिंग यू, यू विल गोइंग टू सर्व द पब्लिक इन फ्यूचर। आप आने वाले समय में जनता को जो है वो सर्व करने वाले हो, जनता के सेवक होगे। तो इसलिए आपका सीनियर के प्रति अकाउंटेबिलिटी से ज्यादा आपको पब्लिक वेलफेयर पर फोकस करना है, जनहित पर फोकस करना है। तो इसलिए हल्के में नहीं लेना है आपको अपने टास्क को। हल्के में वो लोग लेते हैं जो कॉर्पोरेट सेक्टर में होता है, वो सोचते हैं कि यार चल ठीक है यार, इसने जितना बोला उतना कर देता हूँ, हटाओ अलग इसके अकॉर्डिंग। साला ज्यादा करो तो अप्रिसिएशन देता नहीं, उल्टे सुनाता अलग है, तो भाड़ में आइए। तो ये होता है कॉर्पोरेशन में, है ना। और ये तभी होता है जब एम्प्लॉयर जो है वो बदतमीजी करता है एम्प्लॉय के साथ, कि क्या कर रहे हो तुम, ये कैसा काम है, घटिया काम है, बिल्कुल ही बेकार है, ये क्या क्या कर दिया तुमने। अरे भाई, उस तुमने टाइम दिया है यार उस चीज में, ऐसा नहीं करोगे पैसा काट लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। अरे ठीक है भाई, समझते हैं, हर एक चीज जो है वो समझ में आती है, बट दैट डजंट मीन कि आप बदतमीजी करो यार किसी के साथ। तो बहुत सारी जगहों पर होता है, बट हमारी कंपनी के अंदर हम लोग एक स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन जो है वो करके रखते हैं, कि प्रोफेशनलिज्म,
तो इसलिए हमारी कंपनी जो है वो बहुत स्मूथ जो है वो चलती है, इसलिए कोई भी हमारी कंपनी के खिलाफ जो है वो कुछ बोल नहीं पाता है। यही तो होता है, अच्छी कंपनी होगी तो पीपल गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट। तो खराब कंपनी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका नाम ही खराब, फिर वो उसका काम भी खराब होता रहेगा कंटिन्यूअसली। फिर अवेयरनेस जो है वो क्रिएट करना, टॉक्सिक वर्क कल्चर जो है उससे रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करो। सुसाइड करना इज नॉट द ऑप्शन। अगर मेरा मानना यह है कि अगर किसी को समझ में नहीं आ रही है तो आप छोड़ दो। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर, ये आप मुझे एक्सप्लेन करके बताएंगे कि क्या होता है ये? काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो सीएसआर प्रोवाइड कराती, काफी सारी स्कीम्स में सीएसआर जो है वो का कंट्रीब्यूशन होता है, गवर्नमेंट स्कीम्स में। पता है आपको? तो बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर कि सीएसआर जो है वो क्या होता है। ये आपका एक क्वेश्चन है, जिनको नहीं पता थोड़ा सा सर्च करो, पढ़ो और फिर कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताओ, क्योंकि ये पहले मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ सीएसआर के बारे में। इसमें हालांकि सीएसआर के बारे में डिटेल में लिखा नहीं है, बट मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। तो बस ये पूरे टॉपिक के अंदर हमने देखा कि किस प्रकार से टॉक्सिक एनवायरनमेंट के चलते जो है वो लोग अपनी जान जो है वो दे देते हैं, डिप्रेशन में जो है वो रहते हैं, और इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा ये। नेक्स्ट टॉपिक अगेन जीएस पेपर 2 का है, 3 का नहीं है ये, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो एसेट रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक का हम लोग को देखने को मिल रहा है। राइट, ये बेसिकली एक स्टीयरिंग कमेटी है, ARIN इसको हम लोग बोलते हैं, एसेट रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क, किसकी? एशिया पैसिफिक की। तो इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट से है, इसलिए ये जीएस पेपर 2 के अंदर आएगा। इंडिया ने इसी को, ARIN AP को रिप्रेजेंट किया है, और इंडिया की तरफ से ईडी, डायरेक्टरेट ऑफ ईडी जो है वो गए थे, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो उन्होंने इस कमेटी को अभी रिसेंटली ज्वाइन किया, और इंडिया जो है वो प्रेसिडेंसी में थी, मतलब होगी 2026 में, यानी कि इसकी हेड जो बनेगी इंडिया वो 2026 में बनेगी, और एनुअल जनरल मीटिंग हम जो है वो होस्ट करेंगे। राइट, यानी कि इंडिया के अंदर ये मीटिंग जो है वो होने वाली है। अब इंडिया की G20 प्रायोरिटीज के साथ अलाइन करते हुए स्पेशली 9 पॉइंट्स एजेंडा जो है, जिसके थ्रू फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर को हम लोग को एड्रेस करना है, और एसिड रिकवरी को पूरे दुनिया भर में एड्रेस करना है। देखो है क्या ये फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर? जैसे कि विजय माल्या यहां से लोन लेकर भग गया दूसरे देश, यानी कि हमारे यहाँ पर नुकसान करके भग गया, और एसिड रिकवरी का मतलब यह है कि भाई नुकसान करके भगाए तो अब पूरे दुनिया भर में जहां जहां पर भी तुम्हारे एसेट्स है उसकी, जैसे इंडिया के अंदर कोई इकोनॉमिक फ्रॉड करता है तो उसके जो एसेट्स जो होते हैं, उसके नाम पर जो संपत्ति होती है उसको सीज कर देती है सरकार। यस, तो यहां पर हम लोग को जो है वो क्या देखने को मिलेगा कि उसको सीज जो है वो नहीं किया जाएगा। क्या किया जाएगा? पूरे दुनिया भर में जहां पर भी उसकी संपत्ति होगी उसको सीज कर दिया जाएगा, जो कि आज की डेट में होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि दूसरी कंट्री का क्षेत्र अधिकार ज्यूरिसडिक्शन वहां पर लग जाता है। अगर जैसी कोई व्यक्ति इंडिया को छोड़ के जाएगा तो इंडिया का ज्यूरिसडिक्शन इंडिया तक ही सीमित है, बाहर नहीं है। तो ये इसलिए ये मीटिंग्स होती हैं कि जिससे कि इस प्रकार से जो इकोनॉमिक क्राइम करके जो लोग भगे होते हैं, भगोड़े होते हैं, जिनको फ्यूजिटिव क्रिमिनल्स हम लोग बोलते हैं, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर बोलते हैं, भगोड़े, तो उनको जो है वो पकड़ने के लिए और उनकी संपत्ति को जो है वो जब्त करने के लिए ये मीटिंग हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये एक मल्टी एजेंसी नेटवर्क के नाम से समझ में आ रहा है, ARIN लिखा ना, इंटर एजेंसी नेटवर्क, एसेट रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क, जो प्रमोट करती है कि हम ट्रैक करें, फ्रीज करें और कन्फेस्टिकेट करें। कन्फेस्टिकेट यानी कि जब्त कर लेना। राइट, कि कोई भी व्यक्ति एशिया पैसिफिक क्षेत्र में जो है अगर क्राइम कर रहा है इस प्रकार से और फिर भग जा रहा है, छुप जा रहा है, तो उसकी संपत्ति वहां पर भी वो खरीद रहा है, उसको भी जब्त कर लिया जाएगा और रिकवर कर लिया जाएगा। 28 मेंबर्स इसमें हम लोग को देखने को मिल रहा है, 9 ऑब्जर्वर्स इसके अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है, और ये ग्लोबल कैमडन एसेट रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क के अंडर है। ये प्लेटफॉर्म जो है वो इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन शेयरिंग प्रोवाइड कराता है, जिससे कि एसेट्स को ट्रेस किया जाए और ऑफिशियल एक्शंस जो है वो लिए जा सके बायलैटरल और मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स के तहत। ये नेटवर्क सभी प्रकार के क्राइम रिलेटेड प्रोसीड्स पर जो है वो काम करता है, यानी कि सभी क्राइम्स पर फोकस करता है। मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि इंटरनेशनल फ्रेमवर्क जो है उसको ऐसा मजबूत बनाया जाए जैसे कि यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम है, कैरिन है, राइट, उस तरीके का। मेंबर एजेंसी इसमें इंडिया भी हम लोग को देखने को मिलती है, जिसको मूवेबल और इमूवेबल एसेट दोनों ट्रेस करने में हेल्प मिलती है, कि हमारे यहाँ से कोई भगौड़ा भागा तो उसकी संपत्ति कहाँ कहाँ पर है उसको हम लोग ट्रैक कर लें, फिर बाद में उसके खिलाफ कार्रवाई करें स्ट्रैटेजी बना के। ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में अगर हम चर्चा करें तो ये इंडिया की डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करती है, और हमारी कंट्री की एक बहुत ही लीडिंग इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है।
जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और फॉरेन एक्सचेंज जैसे मुद्दों पर जो है वो काम करती है। इंडिया की नोडल एजेंसी के तौर पर ARIN, AP और CARIN जो हम लोग को देखने को मिलती है इसके अंडर है। और ईडी एक क्रूशियल लिंक प्रोवाइड कराती है जो कि कोऑर्डिनेट करेगी ग्लोबल एसेट रिकवरी नेटवर्क के साथ और सपोर्ट करेगी इन्वेस्टिगेशन को इंटरनेशनल ज्यूरिसडिक्शन में। अब मतलब इनका काम यही होता है ना भाई, देखो ARIN AP जो है जिसके बारे में भी हमने जो है चर्चा करी, राइट, एसेट रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क, याद आ रहा है, एशिया पैसिफिक क्षेत्र का। और इसी प्रकार के जितने भी ऐसे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन जो मनी लॉन्ड्रिंग, इकोनॉमिक ऑफेंसेस इस पर डील करते हैं, तो उसमें हमारी तरफ से ईडी जो है वो जाकर बैठती है। ईडी जो है वो वहां पर चेयर करती है, राइट। तो ये फैक्ट ध्यान में रखिएगा। बस यही चीज है, इसके अंदर और कुछ नहीं है। अब इसमें इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है। ये जैसे कि कोरियन सुप्रीम प्रोसिक्यूटर का ऑफिस जो हम लोग को देखने को मिलता है, ये बेसिकली नेटवर्क का सेक्रेटेरिएट है, यानी कि ARIN AP का सेक्रेटेरिएट है, याद रखिएगा, ठीक है। बस कैरिन के बारे में बात करें तो ये ग्लोबल इनफॉर्मल नेटवर्क है जो कि फोकस करता है एंटायर एसेट रिकवरी प्रोसेस के ऊपर, कि कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार से इकोनॉमिक ऑफेंड करके चला गया तो रिकवरी जो है वो उसकी करवाई जाएगी। इसमें 61 मेंबर्स हैं, इसमें यूरोपियन यूनियन कंट्रीज भी शामिल है, काफी सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। इसका सेक्रेटेरिएट आपको जो है वो यूरोपोल में देखने को मिलेगा और हेडक्वार्टर द हेग में है। 9 मेंबर की स्टीयरिंग ग्रुप है, उसमें प्रेसिडेंसी रोटेट होती रहती है इसकी। कम्युनिकेशन इसका इंग्लिश में होता है, ये सब चीजें ध्यान में रखने की जरूरत नहीं। इकोनॉमिक ऑफेंसेस के केसेस को डील करने के लिए सब ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपको पता होना चाहिए बस। इंडिया ने जो पार्टिसिपेट किया और G20 के ऑब्जेक्टिव के साथ इसको अलाइन किया, स्पेशली 9 पॉइंट्स एजेंडा को, जो कि फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर से डील करता है, राइट। और इंटरनेशनल कोऑपरेशन जो है वो एसेट रिकवरी को स्ट्रेंथन करने पर काम करता है, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखेंगे। इंडिया की लीडरशिप इसकी 2026 में होगी, इंडिया जो है वो होस्ट करेगी इसको 2026 में, ठीक है। अब इम्पैक्ट जो है वो क्या होगा एसेट रिकवरी एफर्ट्स का, तो अब देखो इसमें हम ट्रेस करेंगे, फ्रीज करेंगे, जब्त कर लेंगे, राइट। जितने भी इलीगल फंड्स है उसको वापस इंडिया बुलवा लेंगे, राइट। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन इसको 2003 में अडॉप्ट किया था, जिसके थ्रू एसेट रिकवरी को भी स्टैब्लिश किया गया कि ये कोर प्रिंसिपल है। प्लेटफॉर्म जैसे कि ARIN AP CARIN ये सब हम लोग को देखने को मिलती हैं। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कंट्रीज है वो मिलकर इकोनॉमिक ऑफेंसेस को काउंटर करने का काम करती हैं, जिससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे। और इंडिया अपना रोल जो है वो इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो है वो एक्सपेंड कर रही है। तो ये फैक्ट्स थोड़ा सा आप जो है वो ध्यान में रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। इसमें ईडी का रोल जो है वो आपको थोड़ा सा जो है पता होना चाहिए, जो मैंने भी आपको बताया। इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज जब आप ज्वाइन करेंगे तब आप इनके साथ जो है वो डायरेक्टली डील करेंगे, पता है आपको। हालांकि इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में भी काफी सारी डिपार्टमेंट्स अलग अलग हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। मेरा एक फ्रेंड है, वो इंडियन रेवेन्यू सर्विस में है, लास्ट ईयर ही जो है वो उसको सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। आगे की चर्चा करते हैं अब देखो जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से एक टॉपिक है डायमंड डस्ट जियो इंजीनियरिंग। आइए समझेंगे क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और ये टॉपिक एग्जामिनेशन में आएगा, 90% से ज्यादा चांसेस है। रीसेंट स्टडी ने ये सजेस्ट किया है कि अगर आप मिलियंस ऑफ टन डायमंड डस्ट को हर साल धरती के अपर एटमॉस्फेयर में स्प्रे कर देते हो, यानी कि जाकर छोड़ देते हो, तो पूरे दुनिया भर का टेम्परेचर 1.6 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। सोचिए आप, यानी कि 1.6 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाएगा। कितनी बढ़िया चीज है ये तो। आप क्लाइमेट चेंज को जो है वो रोक सकते हो ऐसे। ये कंसेप्ट जो है वो पार्ट है सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट जियो इंजीनियरिंग का। अच्छा, ये करके उन्हें पता है आपको इसे होगा क्या? डायमंड जो है ना वो सन की रेस को रिफ्लेक्ट बैक कर देगा और कुछ नहीं, राइट, बस। और धरती को थोड़ा कूल रखने की कोशिश करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये डायमंड के डस्ट जो होंगे वो रिफ्लेक्ट करेंगे ना। यही तो है सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट जियो इंजीनियरिंग है ये इफेक्टिव है दूसरे मटेरियल से जो कि कंसिडर की जाती थी धरती को कूल रखने के लिए, जैसे कि एरोजॉल। पूरे दुनिया भर का टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 1.2 डिग्री सेल्सियस प्री इंडस्ट्रियल लेवल से ज्यादा हो चुका है। 2023 में लगभग 1.45 डिग्री सेल्सियस हो गया है, 1.5 डिग्री कहा जा रहा है आईपीसीसी के द्वारा। और अर्जेंट नीड है कि नई स्ट्रेटजीज बनाई जाए। 2015 की पेरिस एग्रीमेंट का टारगेट यह था कि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रखना है, बट आज की रेट का एमिशन ट्रेंड ऐसा हो रहा है कि ये टारगेट अचीव नहीं हो पाएगा।
और इस टारगेट को अचीव करने के लिए 43% एमिशन को 2019 के लेवल से जो है वो रिड्यूस करना है 2030 तक। आज की रेट का कमिटमेंट जो है वो रिड्यूस कर पाएगा मात्र 2% ही 2030 तक 43% में से। तो क्या है ये जियो इंजीनियरिंग? जियो इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि लार्ज स्केल अटेम्प्ट, जिससे कि धरती के क्लाइमेट सिस्टम को जो है वो आप ग्लोबल वार्मिंग से बचा सको। इसमें दो प्राइमरी अप्रोच होती है, एक तो सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल। सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट के अंदर हम लोग देखते हैं कि एटमॉस्फेयर पर कुछ ऐसी चीजों की मदद से आप सोलर की जो रेडिएशन है, यानी कि सूर्य की जो किरणें हैं, उनको वापस आप बैक कर दो। ये टेक्निक जो है वो वॉल्केनिक इरप्शन से जो है इंस्पायर हुई थी। जैसे कि मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था बीच में, किसी ने आंसर दिया नहीं, बड़े बेकार बात है ये। कुछ ही स्टूडेंट बस आंसर देते हैं, जैसे कि पायल का आंसर आता है, प्रिया का आंसर आता है, श्वेता का आंसर आता है, समीर का आंसर आता है। राइट, मुझे पता है भाई कौन कौन आंसर दे रहा है, बाय नेम आई नो एवरीवन। राइट, क्योंकि आप रेगुलर रहोगे तो ऑब्वियसली बात है मैं आपको जानूंगा ना। अगर आप रेगुलर आंसर्स करोगे, कमेंट करोगे, तो मेरी तरफ से भी एक पॉजिटिव ब्लेसिंग आएगी कि हाँ भाई आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि देखता हूं ना मैं कि कौन कितना सीरियस है कौन नहीं है। तो कमेंट्स किया करो बॉस। अच्छा, तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, आंसर दिया नहीं आप लोगों ने। काफी कम लोगों ने आंसर दिया जो रेगुलर है, जो देते हैं कि वॉल्केनिक जब इरप्शन होता है ना, तब उस समय हम लोग को लगता है कि गर्मी बढ़ जाएगी। गर्मी बढ़ेगी लॉन्ग टर्म में, बट शॉर्ट टर्म में क्या होता है पता है आपको? शॉर्ट टर्म में उस क्षेत्र में ठंडी हो जाती है, यानी कि टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि वॉल्केनिक इरप्शन के कारण ऐसे काफी सारे हम लोग को पार्टिकुलेट मैटर्स आप बोल लो या फिर आप बोल लो एरोसोल्स, जो धरती के अपर एटमॉस्फेयर में जाकर जो है वो चिपक जाते हैं, जिसके कारण से सूर्य की किरणें जो होती है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं। 1991 के अंदर एक माउंट पिनाटुबो था फिलीपींस के अंदर, जो इरप्ट हुआ था। इसने सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज किए, और सल्फेट पार्टिकल्स जो है उसने धरती के टेम्परेचर को 0.5 डिग्री सेल्सियस तक रिड्यूस कर दिया। फिर दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल की टेक्नोलॉजी, तो आपको ऑलरेडी पता है कि भाई हम कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो कम करें, कार्बन कैप्चर सीक्वेस्ट्रेशन के मेथड से, डायरेक्ट एयर कैप्चर के मेथड से, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज के मेथड से। ये मेथड जो है वो लॉन्ग टर्म एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करता है। बस यही चीज और कुछ नहीं है। सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट का पोटेंशियल जो है वो काफी ज्यादा हम लोग को देखने को मिलता है। आप सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन कार्बोनेट या फिर सोडियम क्लोराइड, ऐसे मटेरियल को अगर आप रिलीज कर दोगे अपर एटमॉस्फेयर में, तो भी सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट होगा। डायमंड डस्ट का प्रपोजल अभी रखा गया है। बस यही चीजें आप ध्यान में रखिएगा, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। चैलेंजेस यही है सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी के अंदर, बहुत महंगी पड़ती है ये। राइट, इसमें धरती के नेचुरल सिस्टम को आप मैनिपुलेट करते हो, जिसके कारण वेदर पैटर्न चेंज हो जाएगा, रेनफॉल अफेक्ट होगी, बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचेगा, तो इसके एथिकल कंसर्न भी है। एग्रीकल्चर को रिस्क पहुंच सकता है, क्योंकि आप पूरी तरह से आर्टिफिशियल तरीके से एनवायरमेंट को कंट्रोल कर रहे हो, नेचुरल एनवायरमेंट को ऑल्टर कर रहे हो आप, ये कह सकता हूं मैं। बस यही चीज और कुछ नहीं है इसके अंदर, दैट्स इट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये आप ध्यान में रखना भैया। डायमंड डस्ट जियो इंजीनियरिंग किसके लिए है? टेम्परेचर लेवल को डाउन करने के लिए सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट का हिस्सा है। अब नेक्स्ट टॉपिक भी एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से ही है, जीएस पेपर 3। अब देखो, CSIR NEERI ने रिसेंटली एडवाइस किया अगेंस्ट एडिशनल फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। एडिशनल मात्रा में जो फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन है उसके खिलाफ सलाह दी है। अब ये फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, पहले आप ये समझ लो ये क्या है। तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि रिमूव करती है सल्फर को फ्लू गैस से, जो कि फॉसिल फ्यूल में प्रोड्यूस होती है। यानी कि जब हम फॉसिल फ्यूल बनाते हैं ना, तैयार करते हैं, तो उस दौरान प्रोड्यूस होती है। राइट, अब जैसे कि थर्मल प्लांट्स है, थर्मल प्लांट्स में जो है वो क्या होता है, कोयला जो है वो जलता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो उसी थर्मल पावर प्लांट्स में हमें देखने को मिलता है कि ये फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन लगाया जाता है। डीसल्फराइजेशन समझ में आ रहा है शब्द, कि सल्फर को रोकने के लिए एक अलग से एक टेक्नोलॉजी हमने लगाई कि सल्फर को कैप्चर कर सके। राइट, इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन को जो है वो आप मिनिमाइज करो। तो पता है CSIR NEERI क्या कह रही है? ये बोल रही है कि एडिशनल ये इंस्टॉल मत करो, आप FGD को एडिशनल मत लगाओ। इन्होंने ये सजेस्ट किया उसकी जगह पार्टिकुलेट मैटर को उस पर मैनेज करने पर काम करो, उससे ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। और नीति आयोग का ऑफिस मेमोरेंडम अलाइ कर रहा है इसकी स्टैंड के साथ, यानी कि नीति आयोग भी बोल रहा है कि हाँ भाई सही बोल रहे हैं ये। राइट, कि आप डीसल्फराइजेशन
से बेटर है कि आप पार्टिकुलेट मैटर पर काम करो। सिंपल सी चीज। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन क्या है, तो ये थर्मल पावर प्लांट में इंस्टॉल किया जाता है। किस पर्पस के लिए? सल्फर डाइऑक्साइड के एमिशन को रोकने के लिए, कि एयर में सल्फर रिलीज ना हो, बस। तो अब स्टडी ये बोल रही है कि ज्यादा सल्फर पर फोकस करने की जगह पीएम पर फोकस करो, पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है। तो एब्जॉर्बेंट जो उपयोग किया जाता है एफजीडी प्रोसेस के दौरान, वो 95% तक सल्फर डाइऑक्साइड के एमिशन को रोक देता है। फ्लू गैस का मतलब यह है कि एमिशन जो जनरेट हो रही है कोयला, ऑयल या गैस को जलाते समय, एनर्जी प्रोडक्शन के दौरान। फिर आपको बताइए सल्फर डाइऑक्साइड कितनी हार्मफुल पल्यूटेंट हम लोग को देखने को मिलती है। ठीक है। और 2015 में एमिशन स्टैंडर्ड जो था कोल बेस्ड टीपीपीस का, ये एस्टैब्लिश किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा। और उसने बोला था कि लोकेशन के आधार पर इन्होंने जो है वो बनाया हुआ है गाइडलाइंस। कैटेगरी ए बी सी के अंदर प्लांट बेस्ड ऑन प्रॉक्सिमिटी टू अर्बन, यानी कि जो भी थर्मल पावर प्लांट है शहर के नजदीक है उसके आधार पर, या पल्यूटेड एरियाज, जो क्रिटिकली पल्यूटेड एरियाज हैं, राइट, तो उसके आधार पर हम लोग को देखने को मिला कि ये डेडलाइन जो है वो बनाई गई थी कि आपको जो है वो ये स्टैंडर्ड्स फॉलो करना है, ये डीसल्फराइजेशन की टेक्नोलॉजी लगानी है, ये सब चीजें करनी है। तो बस यही चीज है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है। इनकी रिपोर्ट में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं, जितना मैंने आपको बताया सिर्फ उतनी चीज पर फोकस करो आप। और ऑफिशियल्स ने भी इस चीज को एग्री किया है कि सल्फर पर ज्यादा फोकस करने की जगह पार्टिकुलेट मैटर पर हम लोग फोकस करें। इंडियन कोयले के अंदर लो सल्फर कंटेंट होता है वैसे भी, राइट, बट हालांकि हम लोग इंपोर्टेड कोयले का उपयोग भी ज्यादा करते हैं। ठीक है। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम हुआ, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम हुआ, सफर पोर्टल वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 1986 का केस था, जिसमें ये कहा गया कि फंडामेंटल राइट है पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना आप। ठीक है। नाभ मित्र एप्लीकेशन, नाभ मित्र एप्लीकेशन के बारे में बात करें, ये अलाउ करती है कि रियल टाइम बेसिस पर आप शिप्स की पोजीशन को ट्रैक कर सकते हो। नाभ मित्र, नाभ से नाव आ रहा है, नाव मित्र। और फिशरमैन को असिस्ट कर सकते हो एडवर्स वेदर के बारे में, यानी कि अगर मौसम खराब हो रहा है तो फिशरमैन को जानकारी मिल जाए। ये एप्लीकेशन जो है वो इसरो के द्वारा डेवलप की गई है। नाभ मित्र जो है वो 2 वे कम्युनिकेशन अलाउ करता है। ठीक है। आगे की चर्चा करें, ये ब्रिक नेशनल एग्री फूड बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट की बात हो रही है। अब ब्रिक नाभी जो है वो मर्ज किया गया है नाभी और सीआईएबी को, राइट, ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। नाभी यानी कि नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, और सीआईएबी का मतलब सेंटर ऑफ इनोवेटिव एंड अप्लाइड बायो प्रोसेसिंग। इसको मिलाकर जो है वो ब्रिक नाभी जो है वो बनाया गया है। ब्रिक और नाभी का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि ये एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी के बियॉन्ड जो है वो काम करेंगे, जिसमें ये लोग फार्मास्यूटिकल्स को भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है। बायोनेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो लाए जा रहे हैं, ये एग्री फूड स्टार्टअप्स को जो है वो सपोर्ट करेंगे। इंक्यूबेशन सेंटर तो आप समझते ही हो ना, स्टार्टअप्स को जो है वो गाइड करने के पर्पस के लिए, उनको सपोर्ट करने के पर्पस के लिए काम करते हैं इंक्यूबेशन सेंटर। तो ब्रिक, ये नाभी से रिलेटेड ही टॉपिक है, ट्राई करिएगा 120 वर्ड में इसका आंसर लिखने की। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मंडे को, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।